ओके, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पॉवर्टी चैप्टर। देखो पॉवर्टी चैप्टर जो है इसको कंप्लीट कैसे करना है या कैसे पढ़ना है वो जानना जरूरी है। सबसे पहले तो इसको 3 क्वेश्चन में आप बांट दो, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी क्वेश्चंस। कैटेगरी ए में क्वेश्चन जो है वो ये होने वाले हैं कि भाई आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होता है उसके बारे में पूछेंगे। सेकंड, दादा भाई नौरोजी का जो मेथड है उसके बारे में पूछेंगे। थर्ड, आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन से मेथड्स थे इसके बारे में पूछ सकते हैं। ये है आपके कैटेगरी ए के क्वेश्चन। फिर आते हैं आपका नेक्स्ट कि जब आपको एनालिसिस करना, एनालिसिस सॉरी बी कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे। एनालिसिस के भाई इंडिया में क्या पॉवर्टी लेवल है इसके बारे में जो है वो कैटेगरी बी के। सेकंड, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, ये भी कैटेगरी बी के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज दोज फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, कैटेगरी 1 क्वेश्चन जो स्कीम्स आते हैं। गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट किस तरह से पॉवर्टी को रिड्यूस करती है, सो व्हाट वर द गवर्नमेंट मेजर्स, याद है वो इनकम जनरेशन, फिर ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो ये सब प्रोग्राम जो है वो कैटेगरी ए के क्वेश्चन है। एंड कॉजेस ऑफ पॉवर्टी कैटेगरी सी के क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप नहीं भी पढ़ो फिर भी आप लिख सकते हो। थर्ड, क्रिटिक्स, क्यों पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इंडिया में इतना अच्छा नहीं रहा, वो जो है वो कैटेगरी बी के क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको कोई भी चैप्टर को 3 कैटेगरी में बांट दो। अब से पता कैसे चलेंगे कैटेगरी ए क्या है, कैटेगरी बी कैसे ढूंढे, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर जो आपकी बुक है जो आप रेफरेंस करते हो, चाहे वो वीके ओरी हो या संदीप गर्ग, उसमें पीछे सीबीएसई मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। जो सीबीएसई मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है वो कैटेगरी ए के क्वेश्चंस हो जाते हैं, एंड देन कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। शुरुआत हम करेंगे पॉवर्टी के साथ। पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी मतलब वो लोग जो अपनी मिनिमम नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाए, वो लोग जो अपनी मिनिमम नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाए उसे हम कहते हैं गरीबी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। अब पॉवर्टी जो है उसको हम 2 फॉर्म में डालते हैं। फर्स्ट इज पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ रूरल पुअर एंड सेकंड इज पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ अर्बन पुअर। हम पॉवर्टी को 2 तरीके से देखते हैं, रूरल पुअर एंड अर्बन पुअर। अब रूरल पुअर क्या होता है? जनरली वो लोग होते हैं जिनके पास अब देखो रूरल पुअर जनरली कौन होते हैं? वो लोग जिनके पास छोटी लैंड है, तो स्मॉल लैंड होल्डिंग है। सेकंड, लैंडलेस लेबर, जिनके पास लैंड ही नहीं है। या थर्ड, वो लोग जो एग्रीकल्चर के बिना काम करते हैं कहीं और जॉब पे। ठीक है, तो इन लोगों को हम रूरल पुअर के अंडर डालते हैं। अर्बन पुअर क्या होते हैं? जनरली ये वो लोग हैं जो रूरल एरिया से माइग्रेट हुए हैं, रूरल एरिया से माइग्रेट हुए हैं इन सर्च ऑफ जॉब, इन्हें कहते हैं हम अर्बन पुअर। एंड सेकंड, ये लोग कौन होते हैं? जैसे स्ट्रीट वेंडर, ये आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं इन्हें हम कहते हैं अर्बन पुअर की कैटेगरी में। जो स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं आपके, फिर जो रैग पिकर्स आते हैं, बेगर्स आते हैं, जनरली जो रूरल एरिया से माइग्रेट हुए हैं इन सर्च ऑफ जॉब, ये होते हैं आपके अर्बन पुअर। अब हम बात करने वाले हैं कि पॉवर्टी जो है वो 2 तरह से मेजर की जाती है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड इज रिलेटिव पॉवर्टी। नाउ मेजर जो है 2 तरीके से होती है। सबसे पहला जो है वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड सेकंड जो हम मेजर करते हैं वो है रिलेटिव पॉवर्टी। अब देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब क्या, सिंपल सी फटाफट भाषा में, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब आपको एक लाइन की जाएगी, इस लाइन के ऊपर जो भी होगी दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी लाइन। इस पॉवर्टी लाइन के जो भी लोग होंगे उन्हें पुअर कहा जाएगा, और इन पॉवर्टी लाइन के जो भी ऊपर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन पुअर। तो बेसिकली एक लाइन होगी जो डिफरेंशिएट करेगी बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर। वही रिलेटिव पॉवर्टी में एक सिंपल सा वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपैरिजन करते हो, कंपैरिजन किससे किससे करते हो? पीपल टू पीपल, मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान से कंपेयर करना, एक कंट्री को दूसरी कंट्री से कंपेयर करना, एक सेक्शन या एक रीजन को दूसरे रीजन से कंपेयर करना, इसे हम कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। जब आप कंपैरिजन करके आइडेंटिफाई करते हो कि ये गरीब है कि नहीं। वही एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन एक लाइन डिसाइड करता है, पॉवर्टी लाइन डिसाइड करता है, जिसके ऊपर जो होंगे वो पुअर होंगे, और सब नीचे जो होंगे वो पुअर होंगे, और जिसके ऊपर होंगे वो नॉन पुअर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वहां ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जहां गरीब लोग बहुत ज्यादा है, जो अपनी मिनिमम नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाए, वहां एब्सोल्यूट पॉवर्टी की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ जाती है, राइट। सो जो लेस डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज है, जहां पुअर लोग बहुत ज्यादा है, वहां एब्सोल्यूट पॉवर्टी का रेलेवेंस ज्यादा होता है। अब रिलेटिव पॉवर्टी जो है बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज में काफी रेलेवेंस आता है, जहां ऑलमोस्ट सभी लोग मिनिमम नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं, बट हम लोग देखना चाहते हैं कि हर एक सेक्शन की जो पॉपुलेशन है उनकी क्या पोजीशन है। जैसे सेक्शंस मतलब कि एक पर्टिकुलर स्टेट है, तो 2 स्टेट को हम कंपेयर करके देखना चाहेंगे कि कौन सा स्टेट ज्यादा पुअर है और कौन सा स्टेट है जो नॉन पुअर है, राइट। तो
to identify the position of each state, each religion, each सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हम रिलेटिव पॉवर्टी का इस्तेमाल करते हैं. अब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का लिमिटेशंस एंड दिस लिमिटेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है. दैट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी के क्या लिमिटेशन. सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि सिर्फ इसको यही कैटेगराइज करता है कि हु आर पुअर एंड हु आर नॉन पुअर, बस. He does not able to differentiate between, बहुत सारे कैटेगरीज के पुअर पढ़े थे हमने. वेरी पुअर पढ़ा था, फिर चर्निंग पुअर पढ़ा था, क्रॉनिक पुअर पढ़ा था, ट्रांजिएंट पुअर पढ़ा था. इसमें पता चला था किसको सबसे ज्यादा नीड है और किसको कब से कम नीड है. राइट. सो इट डज नॉट एबल टू कैटेगराइज पॉवर्टी इनटू वेरियस कैटेगरी. इट जस्ट कैटेगराइज बिटवीन पुअर एंड नॉन पुअर. जिसकी वजह से क्या होता है, गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि किसको गवर्नमेंट की बेनिफिट्स की सबसे ज्यादा जरूरत है. थर्ड, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है ये सोशल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करता. सोशल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करता मतलब क्या, कि अगर कोई कंट्री में इलिटरेसी है, राइट, इलिटरेसी है, हेल्थ अच्छा नहीं है, सैनिटेशन एक्सेस नहीं है, इन दैट सिचुएशन ये फैक्टर्स को ये कंसीडर नहीं करता. जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग जिनको ये सब का एक्सेस नहीं है, सिर्फ मिनिमम नीड्स कर पा रहे हैं, वो लोग नॉन पुअर की कैटेगरी में चले जाते हैं. तो सोशल फैक्टर्स भी जरूरी है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर इनको ये लोग कंसीडर नहीं करते. ये है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का लिमिटेशन. ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस में बहुत है. फिर से मैं रिपीट कर लेता हूं. एब्सोल्यूट पॉवर्टी में सबसे पहला डिफरेंशिएशन ये है कि डज नॉट एबल टू कैटेगराइज बिटवीन हु आर पुअर एंड हु आर नॉन पुअर. जिसकी वजह से क्या होता है, सेकंड पॉइंट, कि गवर्नमेंट को पता नहीं चलता कि इनमें से सबसे ज्यादा किसको बेनिफिट की जरूरत है. एंड थर्ड, ये सोशल फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करते. ओके, और अब हम आगे बढ़ते हैं. और सबसे पहले हम पॉवर्टी को, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को किस तरह से मेजर किए जाते थे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. तो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में कैसे मेजर किया जाता था, हम फॉलो करते थे जो मेथड जिसे हम कहते थे दादाभाई नरोजी's मेथड थे. और दादाभाई नरोजी ने जो मेथड निकाला था उसे हम क्या कहते हैं, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगेन ए कैटेगरी का क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है. Now, what is jail cost of living? Jail cost of living दादाभाई नौरोजी ने निकाला था प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के लिए, जहां उनका मानना था कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपका, कम से कम जो जितना जेल की कॉस्ट है उससे तो ऊपर होनी चाहिए. सो फॉर हिम द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग यूज्ड टू बी इट्स पॉवर्टी लाइन. ठीक है. अब जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसे निकालते थे वो हम समझ रहे हैं. देखो, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग उसने कैसे निकाला कि सबसे पहले उन्होंने ये निकाला कि ही आइडेंटिफाइड द प्रिजनर्स मेनू. प्रिजनर्स का मेनू निकाला और उसको मल्टीप्लाई किया गया मार्केट प्राइस से. तो जब प्रिजनर्स के मेन्यू निकाल के जब उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया गया तो उसे जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग निकल गया. अब हुआ क्या कि दादाभाई नौरोजी का कहना था कि देखो, जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जेल में जो लोग रहते हैं वो सिर्फ अडल्ट रहते हैं, पर जो एक्चुअल लाइफ में है वो अडल्ट रहते हैं प्लस चिल्ड्रन रहते हैं. तो इसने कहा कि अडल्ट जो होंगे पूरी इंडिया में, अगर पूरी दुनिया एक पॉपुलेशन है तो उसमें 2/3 जो होंगे वो अडल्ट होंगे और चिल्ड्रन जो होंगे वो 1/3. अब नेक्स्ट दादाभाई नौरोजी का ये कहना था कि 1/3 का आधा, जो 1/6 है, उनका कुछ भी खर्चा नहीं, प्लस जो बाकी का 1/6 है वो जितना जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसका आधा होगा खर्चा, एंड जो बाकी अडल्ट बचे 2/3 उनका तो पूरा खर्चा है. तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तो जो आपको आंसर आता है दैट इज 3/4 ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. और इनके लिए उसी तरह से पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन हुआ करती थी. दिस वाज प्री इंडिपेंडेंस मेथड ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग. अब पोस्ट इंडिपेंडेंस में तुम्हें मेथड याद करने की कोई जरूरत नहीं है. क्यों मेथड याद करने की जरूरत नहीं है? बिकॉज इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है, और वो तीनों नाम याद रखने हैं. सबसे पहले 1962 में प्लानिंग कमीशन बैठा था. प्लानिंग कमीशन था जिन्होंने एक स्टडी ग्रुप बनाया था, और स्टडी ग्रुप के थ्रू इनका काम था कि इनको मिनिमम नीड्स क्या होती है वो आइडेंटिफाई करना है. फिर 1979 में टास्क फोर्स बना था ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स, कि भाई मिनिमम नीड्स क्या होती है और उसको कैसे मीट करें थ्रू इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड. राइट, सिर्फ नाम याद रखना है और कुछ याद नहीं करना है. एंड थर्ड, 1989 में एक्सपर्ट ग्रुप बना. ठीक है, तो ये प्री इंडिपेंडेंस था और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस था. अब क्वेश्चन आता है कि सर जो पॉवर्टी लाइन है बेसिकली ये अब हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, राइट? तो देखो, पॉवर्टी लाइन बेसिकली हम ये समझ लेते हैं, पॉवर्टी लाइन क्या होता है? इट इज अ कट ऑफ पॉइंट. आपका कट ऑफ पॉइंट है जिसके ऊपर से जितने भी लोग हैं उनको नॉन पुअर कहा जाएगा, और जिनके ऊपर जितने भी नीचे हैं उन्हें क्या कहा जाएगा? पुअर कहा जाएगा. तो ये था प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस, जिसके थ्रू आपको पता चले कि आपकी एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है. बट
बट इसके बाद पॉवर्टी लाइन जो है आज जो हम फॉलो करते हैं, सर आज हम कौन सा फॉलो करते हैं पॉवर्टी लाइन के लिए, तो ये तुम्हें याद रखना है, दैट इज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे हम ये भी बोलते हैं मंथली पर कैपिटा या एमपीसीई मेथड। अब ये मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो मेथड है, इसके थ्रू भी आप पॉवर्टी लाइन जो है निकालते हैं, हम आज जो फॉलो करते हैं। बेसिकली ये करता क्या है, ये ढूंढता है कि कितना मिनिमम कैलोरी चाहिए एक इंसान को जीने के लिए, और उसका ये मॉनिटरी वैल्यू ढूंढता है। So according to this method, monetary value of the minimum calorie intake जो करते हैं हम वो कैलकुलेट करते हैं। अब ये मिनिमम कैलोरी इंटेक कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हमें नहीं पढ़ना है, हम बस ये पढ़ना है कि इसका रिजल्ट क्या आया। So what is 2400 calories and वही अर्बन एरिया में it is 2100 calories। तो ये जो मिनिमम कैलोरी था कि भाई रूरल एरिया में 2400 कैलोरी, अर्बन एरिया में जो 2100 कैलोरी है, अब कहा जाता है कि सर रूरल एरिया में ज्यादा क्यों था, बिकॉज यहाँ मैनुअल वर्क ज्यादा था, और क्योंकि मैनुअल वर्क ज्यादा था इसलिए रूरल एरिया में कैलोरी इंटेक भी ज्यादा था। ये था पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट ये था कि इसका मॉनिटरी वैल्यू कितना था। तो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन में तेंदुलकर मेथोडोलॉजी इन्होंने फॉलो किया था। तुम्हें सिर्फ नाम याद रखना है, कौन सी मेथोडोलॉजी, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी के थ्रू इन्होंने ये निकाला था कि भाई आपका जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर आने वाला है वो रूरल एरियाज में कितना आने वाला है, दैट इज टू बी 816 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, एंड वही चीज अर्बन एरिया में दैट कम्स टू 1000 रुपीज इन अर्बन एरियाज। क्लियर? तो ये है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो अब हम फॉलो करते हैं, और इसको मैं फिर से बोल देता हूं कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर में बेसिकली हम ये ढूंढते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम मॉनिटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। सो दैट इज मिनिमम कैलोरी जो रूरल एरियाज में है वो 2400 कैलोरी है और अर्बन एरिया में वो 2100 कैलोरी है, राइट? उन्होंने ये रिकमेंड किया है प्लानिंग कमीशन ने। अब ज्यादा क्यों है रूरल एरिया में, बिकॉज ऑफ द मैनुअल वर्क दे डू। प्लस अब सेकंड पॉइंट ये था कि उसका मॉनिटरी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो प्लानिंग कमीशन का किसकी मेथोडोलॉजी, तेंदुलकर मेथोडोलॉजी के थ्रू ये पता चला है कि द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर दे आर सपोज्ड टू डू इज 816 पर पर्सन एंड इन अर्बन एरिया दैट इज 1000 रुपीस पर पर्सन। ये है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड जो कि है करंटली हम फॉलो करते हैं, जो पूछ सकते थे। इसी के साथ सारी जो मेथोडोलॉजी है एब्सोल्यूट पॉवर्टी की वो हमने डिटरमाइन। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है वन सेकेंड, इसमें मैं बता देता हूँ ए कैटेगरी के क्वेश्चन कौन से हैं। तो मैंने ये बता दिया दादा भाई नरोजी जो है वो ए कैटेगरी के क्वेश्चन है। दिस इज जस्ट यू सपोज टू रिमेंबर दिस। आई वुड पुट दिस इन सी कैटेगरी। 1 मार्कर्स के लिए आ सकते हैं। एक्सपर्ट ग्रुप कब बना था, स्टडी ग्रुप कब बना था, या टास्क फोर्स, और ये ईयरली पूछ सकते हैं। दिस कैन बी आस्क्ड, सो अगेन आई विल पुट दिस इन ए मेथड, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं दैट इज कैटेगरीज ऑफ पुअर। पुअर को आप किस तरह से कैटेगराइज करते हो, तो कैटेगरीज ऑफ पुअर को मैंने हमेशा एक टाइमलाइन के थ्रू बताया था। टाइमलाइन मतलब सॉरी स्ट्रेट लाइन, जिसमें सबसे पहले जो है एक कैटेगरी में जाते हैं वो है पुअर, ये हमेशा पुअर रहते हैं, और एक जो होंगे वो क्या होंगे, नेवर पुअर, राइट? अब इसके जो बीच में रहते हैं, इसके जो बीच में होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, चर्निंग पुअर। चर्निंग पुअर क्या होता है, चर्निंग पुअर मतलब ये होते हैं जनरली जो रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, मतलब कभी कभी गरीबी में रेखा के अंदर आ जाते हैं, कभी कभी बाहर आते हैं, तो रेगुलर बेसिस पे मूव इन आउट करते रहते हैं। जनरली ये लोग कौन होते हैं, जो सीजनल बिजनेस करते हैं, इन्हें हम कहते हैं चर्निंग पॉवर्टी। अब पुअर और चर्निंग पुअर के जो बीच में आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, यूजुअली पुअर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूजुअली पुअर? अब यूजुअली पुअर मतलब जो मेजॉरिटी टाइम से वो लोग गरीब ही रहते हैं, राइट? ड्यू टू सम गुड लक वो कभी कभी हो सकता है कि नॉन पुअर की कैटेगरी में चले जाए, पर यूजुअली पुअर मतलब जो मेजॉरिटी टाइम जो है वो गरीब रहते हैं। अब पुअर एंड यूजुअली पुअर दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्रोनिक पुअर। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनिक पुअर? सो क्रोनिक पुअर इंक्लूड दोस पीपल हु फॉल अंडर पुअर एज वेल एज यूजुअली पुअर कैटेगरी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय यूजुअली पुअर कैटेगरी, मतलब वो मेजॉरिटी टाइम फॉल अंडर बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब चर्निंग पुअर के बाद एक आता है ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर बेसिकली क्या होता है कि
वो लोग रिच होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, या बोल सकते हैं नॉन पुअर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, बट ड्यू टू सम बैड लक वो पुअर के बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं। इन दोनों को बोलते हैं हम ट्रांजिएंट पुअर, और नेवर पुअर तो है, उसको हम नॉन पुअर भी बोल सकते हैं। ये आपका हो गया कैटेगरीज ऑफ पुअर। ओके, अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन कैलकुलेटिंग द एब्सोल्यूट पॉवर्टी मेथड। जो तो अभी हमने डिस्कस किया था वही का वही लिखना है कि इट डज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन पुअर, इट डज नॉट, सॉरी, ये सिर्फ डिफरेंशिएट करता है आपको पुअर एंड नॉन। ओके, सबसे पहला पॉइंट है डज नॉट इट डिफरेंशिएट ओनली बिटवीन हु आर पुअर एंड नॉन पुअर। हमने अभी पढ़ा बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज ऑफ पुअर है, दैट इज वेरी पुअर, चर्निंग पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, तो अलग टाइप की कैटेगरीज नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट देता है तो उसको पता नहीं चलता कि कौन से पुअर को सबसे ज्यादा हेल्प की जरूरत है। थर्ड हमने पॉइंट पढ़ा था कि डज नॉट कंसीडर सोशल फैक्टर्स। व्हाट आर द सोशल फैक्टर? डज नॉट कंसीडर कि सर अगर कोई इलिटरेसी है, एजुकेशन अच्छा, सॉरी इलिटरेसी है, हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, सैनिटेशन एक्सेस अच्छा नहीं है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, तो ये सब फैक्टर्स को ये कंसीडर नहीं करता। एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अगेन दिस इज एन ए कैटेगरी क्वेश्चंस, एग्जाम में पूछने के पूरे चांसेस है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। रूरल पुअर और अर्बन पुअर का जो एनालिसिस है हम वो करने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं, मैं फिगर नहीं दिखा रहा तुम्हें, रूरल पुअर कितने थे 1973-74 में, तो इट वाज अराउंड 270 मिलियन एंड अर्बन पुअर थे 50 मिलियन, तो टोटल मिला के इट बिकेम्स टू 320 मिलियन। वही अर्बन पुअर कितने थे? पहले भी 50 मतलब ये 1973 का है फिगर रूरल एंड अर्बन का, और अब जो मैं ले रहा हूं 2011 का ले रहा हूं। 2011 में रूरल पुअर 220 मिलियन हुए हैं एंड दिस हैज बीन अराउंड 50, सो इट बिकम्स 270 मिलियन। ये हुआ तुम्हारा इन टर्म्स ऑफ नंबर। फिर हम एक और चीज निकालते हैं दैट इज हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो क्या होता है हम इसको समझते हैं। हेड काउंट रेशियो मतलब है कि इट इज द नंबर ऑफ पुअर जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है अपॉन द टोटल पॉपुलेशन। तो आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन कितने लोग पुअर है, तो जो ये परसेंटेज निकालते हैं इसे हम कहते हैं हेड काउंट रेशियो। अब हेड काउंट रेशियो का फिगर जो है 1973 में क्या था और अभी का क्या था, तो 1973 में हेड काउंट रेशियो था 55%, दोनों का मिला के। इसका मतलब क्या था कि टोटल लोग जो गरीब थे रूरल एरिया एंड अर्बन एरिया में मिला के 1973 में इट वाज 55%, और अब जो हुआ है दैट इज 22%। ये है तुम्हारे सामने डेटा, जो क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है या डेटा प्रेजेंट भी कर सकते हैं। इसके बेसिस पे तुम्हें कुछ एनालिसिस करना है। सबसे पहले एनालिसिस ये करोगे कि देखो पहला पॉइंट तुम एनालिसिस क्या करोगे, देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन पॉवर्टी प्लस हेड काउंट रेशियो। अगर आप हेड काउंट रेशियो देखो तो उसमें भी रिडक्शन हुआ है, पर क्या ये सेटिस्फैक्टरी है? जिस पेस से रिडक्शन हुआ है वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं, उससे हम कहेंगे कि नहीं, इट वाज अनसेटिस्फैक्टरी। अनसेटिस्फैक्टरी मतलब क्या कि जिस पेस से हमारा हेड काउंट रेशियो हुआ है रिडक्शन, जिस पेस से नंबर ऑफ पॉवर्टी रिडक्शन हुआ है उससे कई गुना ज्यादा नहीं हुआ हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो आज भी 22% है। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब, मतलब गरीब, ज्यादा से ज्यादा लोग अबव पॉवर्टी लाइन नहीं आए हैं। इट वाज अनसेटिस्फैक्टरी। सबसे पहला पॉइंट तो तुम्हें यही लिखना है। अब सेकंड पॉइंट जो तुम्हें लिखना है कि फर्स्ट ये तुमने लिख दिया, अब सेकंड चीज तुम्हें ये लिखना है कि रूरल और अर्बन एरिया को कंपेयर करना है। रूरल एरियाज में अगर आप कंपेयर करो डेटा को तो इससे ये पता चलता है कि 1973 में मोर देन 85%, 80% से ज्यादा जो गरीबी है वो रूरल एरिया से आती थी, और आज भी सिनेरियो ऐसा ही है कि मोर देन 3/4 ऑफ द पॉवर्टी कम्स फ्रॉम रूरल एरिया। ये आपने कंपैरिजन किया रूरल और अर्बन एरियाज में, राइट। एंड जो प्रिडोमिनेंटली अर्बन एरिया में जो गरीबी है वो कहां से आ रही है? अर्बन एरिया में जो प्रिडोमिनेंटली जो गरीबी है वो बेसिकली कहां से आ रही है? जो माइग्रेट हो रहे हैं कहां से? रूरल एरिया से। तो जो रूरल एरिया से माइग्रेट हुए हैं वो लोग की गरीबी आ रही है। तो 80% आज भी रूरल एरिया में है और पहले भी था। अब थर्ड चीज जो आप कंपेयर करने वाले हो कि भाई 1991 में जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी तो 3 फेज आए थे, 1973, 1991 एंड 2011। अब इस सिनेरियो में रूरल पॉवर्टी कैसे वर्क किया, तो हमने देखा कि टिल 1991 रूरल की जो पॉवर्टी है इन टर्म्स ऑफ नंबर इट हैज बीन रिड्यूस्ड, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स लाए थे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए थे। एंड सडनली फ्रॉम 1991
2004, 1991 से 2004 में रूरल पॉवर्टी कंटिन्यूसली ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया। अब क्यों इंक्रीज हुआ? बिकॉज गवर्नमेंट ने जितनी भी सब्सिडीज है वो हटा दी थी, राइट? तो ये इस तरह से रूरल पॉवर्टी का जो वर्क किया था हमारी कंट्री में। अर्बन एरिया में स्लाइटली वैसा ही है, मार्जिनली इंक्रीज हुआ था टिल 1991। फिर गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने को कैसे आवाज आ रही है? ओके, सो टिल 1991 वो रिड्यूस हुआ एंड उसके बाद जो है रूरल पॉवर्टी इंक्रीज, सॉरी क्या था मैं, हाँ, न्यू इकोनॉमिक अर्बन पॉवर्टी की बात कर रहे थे। तो अर्बन पॉवर्टी जो है वो टिल 1991 मार्जिनली इंक्रीज हुआ था एंड उसके बाद वापस अपनी पोजीशन पे आ चुका था। तो इस तरह से अर्बन पॉवर्टी वर्क किया था। लास्ट जो था हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं कि भाई डिफरेंस इन हेड काउंट रेशियो, कि रूरल पॉवर्टी और अर्बन पॉवर्टी में जो हेड काउंट रेशियो का जो डिफरेंस है वो कैसा था। तो बेसिकली इन दोनों का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। मतलब क्या कि जो 1973 और 19 रूरल और अर्बन की पॉवर्टी का जो हेड काउंट रेशियो था वो जिससे और आज से कंपेयर करें तो ये डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो ये है कंपैरिजन कि भाई रूरल एरियाज और अर्बन एरिया में पॉवर्टी किस तरह से परफॉर्म किया है इंडिया में। अगर हम आगे बात करते हैं स्टेट वाइज, तो स्टेट वाइज इतना कुछ खास ध्यान देना नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान देना है कि चार ऐसे कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो दीज आर द 4 स्टेट्स जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज वेस्ट, 2 स्टेट्स है, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, जिसमें पॉवर्टी जो है वो कंसिडरेबली रिड्यूस हुई है। पहले यूपी, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इसमें सबसे ज्यादा गरीबी थी और इन 2 स्टेट्स ने काफी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। बस हमें इतना पढ़ना है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि सर पॉवर्टी जो है वो रूरल एरिया में इतना ज्यादा क्यों है? व्हाई इन रूरल एरियाज पॉवर्टी जो है वो इतना ज्यादा है? मोर देन 80% ऑफ आवर पॉवर्टी कम्स स्टिल फ्रॉम रूरल एरिया। The only reason is that majority लोग जो रूरल एरिया में है वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने जो भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाए थे वो इतना इंपॉर्टेंट, इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। सबसे पहला जो रिफॉर्म गवर्नमेंट ने लाया था वो था लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स, और वो हम ऑलरेडी जा सकते हैं कि उसका लो सक्सेस रेट हुआ था। क्यों लो सक्सेस रेट हुआ था? हमने उसके लूपहोल्स पढ़ चुके हैं कि लोगों ने किस तरह से लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स का फायदा उठाया था, राइट? लोगों ने कोर्ट में केसेस फाइल कर दिए थे, अपने रिलेटिव्स के नाम पे ट्रांसफर कर दिए थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि आज भी जो लार्ज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जो रिचर सेक्शंस है, उनके पास लैंड रही और पुअर लोगों के पास नहीं पहुंच पाई। सेकेंड जो पॉवर्टी का सबसे बड़ा रीजन है कि जो मेजॉरिटी जो फार्मर्स है वो आज भी स्मॉल है एंड मार्जिनल फार्मर्स है, जिसकी वजह से उनका जितना भी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ उसको यूज करते हैं फॉर दिस सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उनके पास सरप्लस बचता ही नहीं है कि वो मार्केट में जाके सेल कर सके। एंड थर्ड जो मेजर रीजन है कि पॉवर्टी है, दैट इज फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग। ये भी हम पढ़ चुके हैं। फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या है कि जब आपकी छोटी छोटी लैंड है और अलग अलग जगह स्कैटर्ड है तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है प्लस आपका मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है। So these are the 3 reasons why the poverty is so much significant in rural area. सबसे पहले लैंड सीलिंग रिफॉर्म इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, आज भी मेजॉरिटी फार्मर्स जो है उनके पास स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग है एंड देयर इज अ फ्रैगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू रिड्यूस पॉवर्टी। ये जो हमने अगेन ए कैटेगरी का क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 अप्रोचेस, एंड 3 अप्रोचेस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो गवर्नमेंट की 3 अप्रोच कौन से थे? सबसे पहला था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। अब ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है हम वो समझेंगे। फिर हमने पढ़ा है सेकंड, दैट इज पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जिसको हम दूसरा नाम भी देते हैं इनकम अर्निंग एसेट्स प्रोग्राम। एंड थर्ड जो है वो है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो दीज वर द 3 अप्रोच थ्रू व्हिच गवर्नमेंट थॉट कि हमें कैसे करके गरीबी को हटाना। सबसे पहले बात करें गवर्नमेंट का ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। अब ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच में गवर्नमेंट ने कब शुरू की थी? ये सेकंड 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने सोचा कि हम ये अप्रोच फॉलो करेंगे गरीबी को हटाने के लिए। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो हम कंट्री का जीडीपी बढ़ाएंगे, इस जीडीपी का जो बढ़ाएंगे इसका फायदा जो होगा वो हर एक सेक्शंस को होगा, एवरी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है इसका फायदा करेगा, और जिसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होके पुअर को भी फायदा करेगा। इसका मतलब कंट्री का जीडीपी बढ़ेगा, उसकी वजह से सभी का अच्छा कमाई होगी और इसका फायदा जो है वो पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को भी होगा। राइट, सो ये था गवर्नमेंट का पहला अप्रोच। और गवर्नमेंट जीडीपी किस तरह से बढ़ाएगी? सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करेंगे,
थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो हम रिफॉर्म्स लाने वाले हैं, बैकवर्ड रीजन में इंडस्ट्रियल सेक्टर ओपन करके, इस तरह से हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फायदा होगा और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होके पुअर को भी होगा। बट ये अप्रोच इनइफेक्टिव हुआ। अब क्यों इनइफेक्टिव हुआ? सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट का जीडीपी तो बढ़ा, पर गवर्नमेंट का जो पर कैपिटल जीडीपी है वो कम हो गया। और पर कैपिटल जीडीपी कम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? पॉपुलेशन का बढ़ना, पहला। सेकंड, हमने जो सोचा था कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए हम एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे, पर एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा सिर्फ और सिर्फ रिच फार्मर्स को हुआ। बेसिकली इसने तो इनइक्वालिटी को और बढ़ा दिया था, बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा सिर्फ रिच फार्मर्स को हो रहा है क्योंकि वही वो सब इनपुट अफोर्ड कर पा रहे हैं, और पुअर फार्मर्स और ज्यादा पुअर हो गए। और इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ तो हमको पता ही था कि बहुत ही ज्यादा पुअर था, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रो का ट्रिकल डाउन इफेक्ट होके पुअर तक नहीं पहुंचा, और ये जो पहला अप्रोच था गवर्नमेंट का वो फेल। सो पहला अप्रोच होने के बाद हम दूसरे अप्रोच की बात करते हैं, जिसपे गवर्नमेंट ने सोचा था थ्रू पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, और जिसे हम बोलते हैं क्रिएशन ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट का ये कहना था कि नहीं, हमें ट्रिकल डाउन इफेक्ट से कोई फायदा हुआ नहीं है, इसलिए हम थर्ड 5 ईयर प्लान में ऐसा करने वाले हैं कि जो भी हम प्रोग्राम्स लाएंगे वो सीधा टारगेट करेंगे पुअर सेक्शन को। बस हमें कोई ओवरऑल देखना नहीं, हमें पुअर सेक्शन को टारगेट करना है, उनके रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाने हैं, और इसकी वजह से उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे और पॉवर्टी से बाहर लाएंगे। राइट? तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स लाए, और इस वेराइटी ऑफ प्रोग्राम को हमने दो फॉर्म में डिवाइड करने वाले हैं, दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, और दूसरा जो है वो वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। इसका इन डिटेल हम डिस्कशन करने वाले हैं नीचे, पर ये जो प्रोग्राम्स है इसका एक ही पर्पस था कि इसका प्रोग्राम का बेनिफिट सीधा सीधा पुअर सेक्शन को मिले, जनरल इफेक्ट वाला कोई चीज नहीं करना है। और जो थर्ड अप्रोच था वो था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। अब ये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम क्या कहता था? देखो, गवर्नमेंट का जो काम था अंडर पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ आपको कपड़ा, रोटी और मकान दे देगा, बट देयर आर सम अदर नीड्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये मिनिमम नीड प्रोग्राम में कवर करते थे, जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में लाया। तो ग्रोथ ओरिएंटेड सेकंड ईयर में, थर्ड में जो था वो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, एंड फिफ्थ ईयर में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम लाया। इसका एम ये था कि देखो, जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है ये आपको रोटी, कपड़ा, मकान तो दे देगा, पर कुछ और भी बेसिक अमेनिटीज हैं जो इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट? So program under this approach was expected to supplement the consumption of poor or create employment opportunity, bring improvement in what? Health and education. Aim था health and education को improve करना। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट स्कीम है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जिसमें इनका काम ये था राशन प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिनमें अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना और हेल्थ प्रोवाइड करना ताकि चाइल्ड का डेवलपमेंट अच्छा हो। और मिड डे स्कीम, जहां फ्री में खाना मिलता है स्कूल। बेसिकली दिस वाज अ सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट टू द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। अब हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को हमने 4 फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें ये 2 कैटेगरी के जो है ये ए है, इसको बी कैटेगरी में लेना। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, फेवरेट क्वेश्चन। तो ए कैटेगरी की 3 योजना है और बाकी सबको बी कैटेगरी में डाल। सबसे पहले हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और सबसे पहला जो स्वर्ण जयंती कौन सा है? शहरी रोजगार योजना। अब इस योजना के थ्रू क्या था ये तुम्हें समझना है। बेसिकली इस योजना के एम ये था कि हमें कैसे करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है बोथ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले बात, ये योजना कौन सी? स्वर्ण जयंती मतलब 50 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन। शहरी मतलब अर्बन एरिया में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए ये योजना बनाई गई थी। अब इस योजना में क्या था, ध्यान से सुनना। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है किसको? बोथ जो सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड जो जिसको वेज एम्प्लॉयमेंट चाहिए। कौन से एरिया में? अर्बन एरिया में। ठीक है। अब ये स्कीम जो है बेसिकली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी, जिसमें 75% सेंट्रली कंट्रीब्यूट होगा और स्टेट जो है वो 25% कंट्रीब्यूट करेगा। बस इतना याद रखना है, कुछ खास है नहीं स्कीम में और पूछते भी नहीं। नेक्स्ट जो है वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अगेन 50 इयर्स ऑफ सेलिब्रेशन। ग्राम मतलब रूरल, स्वरोजगार मतलब सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट योजना। अब इस योजना की खास बात क्या थी कि ये योजना किसी इंडिविजुअल को लोन प्रोवाइड नहीं करता था। इसका एम था कि हमें लोन किन्हें प्रोवाइड करना है? जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। राइट? तो इट एम्स टू प्रोवाइड
aims to promote micro enterprise by bringing assisted poor family to self help group. मतलब लोगों को बोलते थे आप अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे. कैसे? Which means people who wish to benefit from this scheme. अगर किसी को भी इस स्कीम का फायदा उठाना है तो आपको एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना पड़ेगा. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि कुछ मेंबर मिलते हैं, अपनी सेविंग का पैसा इकट्ठा करते हैं और स्मॉल लोन प्रोवाइड करते हैं हर एक मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप को. राइट? अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आपको इस स्कीम का फायदा उठाना है तो मैं सिर्फ लोन किसको प्रोवाइड करूंगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप को. ये स्कीम बहुत ज्यादा फेमस हुआ और इस स्कीम का नाम वापस आया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और इस स्कीम रूरल एरियाज में लॉन्च किया गया था. फिर से इसकी खास बात क्या है? ये लोन किसको प्रोवाइड करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप को. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि जहां कुछ मेंबर्स जो होते हैं अपनी सेविंग को पूल करते हैं और प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर्स ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप. आप यहाँ हम क्या करेंगे? ऐसी स्कीम में लोन प्रोवाइड करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप को जब भी उनको जरूरत हो. और इस स्कीम जो है वो रिलॉन्च किस नाम पे होगी? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ये हुआ स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना. अब बात करते हैं बाकी दो योजना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ो तो भी चलेगा. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना बेसिकली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए था. खास बात ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो रूरल एंड अर्बन एरिया में है उनको हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस. यही देंगे और क्या देंगे. इसकी वजह से 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइज खुली और जिन्होंने 3 मिलियन लोगों को जॉब दिया. अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, नहीं पढ़ोगे चलेगा. एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. अगेन दिस इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. किधर कैसे? बैंक लोन प्रोवाइड करेंगे फॉर स्मॉल इंडस्ट्री जो कॉटन बिजनेस में है, उन बिजनेस के लिए आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा. The next, the most important is wage employment program के अंदर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. तुम्हें इसमें कौन से ईयर को लॉन्च हुआ है वो भी याद करना और मैंने इसका तरीका भी बताया था. 2004 में लॉन्च हुआ था. राहुल गांधी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए था और इसके लिए ये स्कीम लॉन्च हुआ था. बोलना मत 2004 में. राइट? 2004 में पहली बार कांग्रेस गवर्नमेंट वापस आई थी इलेक्शन से. इसलिए 2004 में ये स्कीम को लॉन्च की गई थी. राइट? टू प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट. इसका स्ट्रक्चर कैसे था? हम पहले 150 डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, फिर और 150 डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे एंड फिर पूरे एंटायर कंट्री के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे. ये था. खास बात क्या है? ये स्पॉन्सर्ड पूरा 100% सेंट्रली था. राहुल गांधी को लाना है तो 100% ही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था. ओके. अब ये स्कीम जो है वो इसका खास बात क्या है कि ये फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है. मतलब क्या कि इसमें अगर आपको जॉब मिलती है, अगर आप इसमें जॉब करते हैं तो आपको वेजेस तो मिलता है, साथ साथ में आपको फूड मिलता है. मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेजेस एज वेल एज फूड. इसलिए इसको नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम बोलते हैं. ये स्कीम फेमस हुई और ये स्कीम 2005 में मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के अंदर अब्सॉर्ब हो गई. ठीक है? अब मनरेगा की खास बात क्या है? सब गारंटी देना. क्या गारंटी देना? कि भाई हम आपको लाइवलीहुड सिक्योरिटी देंगे वो लोगों को जिन्होंने इस स्कीम में रजिस्टर्ड किया है. कितने दिनों के लिए? 100 डेज के लिए एट मिनिमम वेज. तो भाई मिनिमम पगार पे 100 दिन को आपको पगार मिला जाएगा. ये गारंटी स्कीम के अंदर प्रोवाइड करेंगे. ठीक है? जो भी वर्कर है जो मैनुअल वर्क करना चाहता है मिनिमम वेज, दे कैन जॉइन इट. ऑब्वियसली 2013-14 तक 5 करोड़ हाउस होल्ड को ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम एग्जाम में पूछते भी है ना. नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम होने के बाद जो नेक्स्ट स्कीम है दैट इज संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना. अब संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना, जहां संपूर्ण का मतलब ही होता है टू कवर एवरीथिंग. अगेन दिस इज अ स्कीम वेयर हम आपको वेज देंगे. वेज दो फॉर्म में देंगे. पहला इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ फूड. और इस फूड में सभी न्यूट्रिशन को कवर करेंगे. ये हमारा काम है और इसीलिए इसको कहते हैं संपूर्ण. जो एक इंसान को संपूर्ण सभी न्यूट्रिएंट्स कवर करे इस स्कीम में वो कवर किया जाएगा. ठीक है? ऑब्वियसली दिस इज अ सप्लीमेंट्री टू किन को ये स्कीम मिलता है? जिसको लेबर इंटेंसिव वर्क करना है a particular rate, they can join this scheme. So it's a combination of both food grains as well as cash. तो ये स्कीम में कौन होंगे? वो रूरल पुअर जो वेज एम्प्लॉयमेंट करना चाहता है और जिनका काम अनस्किल्ड है. कुछ खास है नहीं. अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स कौन सी है? सबसे पहले फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एग्जाम में पूछते हैं. दूसरा जो है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. तीसरा स्कीम जो है मैं अभी बताने वाला हूं वो है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एंड फोर्थ जनधन योजना. ये 4 स्कीम मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में इसके रिलेटेड सब कुछ पूछ सकते हैं.
ये ए कैटेगरी के क्वेश्चन है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया। इस स्कीम्स के अंडर क्या होगा कि वो लोग जो ओल्ड एज है, या वो लोग जो विडो है, जिनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, मतलब नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ देम, उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिलेगा? पेंशन मिलेगा। ये स्कीम के अंडर ये था। ठीक है, कुछ खास कहानी। 15 अगस्त 1995 को ये लॉन्च किया गया। एंड द लास्ट स्कीम वाज प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या थी, मैं वो बता देता हूं। ये स्कीम ऑब्वियसली मोदी सरकार में आई थी, तो 2014 में ये स्कीम आई गई थी, ये याद रखना है। इस स्कीम में क्या था, सभी रूरल एरिया को कहा था कि आपको अपना एक बैंक अकाउंट खोलना है। बैंक अकाउंट को क्यों खोलना है? उसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि ट्रांसपेरेंसी रहेगी, करप्शन नहीं रहेगा, राइट। सेकेंड, कोई भी गवर्नमेंट का बेनिफिट है, गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी देना चाहता है, सीधा तुम्हें उनके बैंक अकाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा, कोई भी मीडिएटर बीच में नहीं रहेगा, इससे करप्शन से बच जाओगे। प्लस इस बैंक अकाउंट में अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो दो फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपको एक्सीडेंट में 1 लाख का इंश्योरेंस है, अगर आपका कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको 1 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस लाइफ इंश्योरेंस में 30,000 रुपीज का लाइफ इंश्योरेंस कवर। ये था इस स्कीम की खास बात। अब अगर हम बात करें कि was the poverty alleviation program was successful, the answer is no. नहीं, it was not successful, हमने already discuss किया है। Now what was the reason for not being successful, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और इस चैप्टर का रिवीजन फिर कंप्लीट हो जाता है। क्या रीजंस की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, हम इसके बारे में बात करते हैं। चलो, सबसे पहला है लैक ऑफ रिसोर्स। लैक ऑफ रिसोर्स मतलब क्या? सबसे पहला क्या है? लैक ऑफ रिसोर्स। लैक ऑफ रिसोर्स मतलब क्या कि भाई जिस लेवल पे पॉवर्टी थी, जिस मैग्नीट्यूड पे पॉवर्टी थी, उतना हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम इस स्कीम पे इतना पैसा नहीं डाल पाए। सबसे बड़ा रीजन। सेकेंड जो रीजन है वो है इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। अब इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या कि देखो, इन स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को रखा गया था और बैंक के पर्सन्स को रखा गया था। जनरली जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके अंदर जो पर्सन्स थे, उनका काम था इस स्कीम को। अब इन स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई थी। इन्हें कोई भी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई थी कि इस टाइप की स्कीम को कैसे करना है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। दूसरा रीजन कि बहुत ही ज्यादा करप्शन था और बीच में ये लोग ही पैसा खा जाते। एंड थर्ड, बहुत ज्यादा प्रेशर था लोकल लीडर से कि भाई इस स्कीम को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट मत करो, अगर हो गया तो हमारे इलेक्शन में नेक्स्ट क्या मुद्दा होगा। सेकेंड रीजन। थर्ड, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट का जो थर्ड स्कीम था, दैट इज मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जहां आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना था, अच्छे हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम करेंगे। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है? आपको स्कूल्स चाहिए होते हैं, आपको हेल्थ सेंटर चाहिए जो थे नहीं, आपको ट्रेनिंग सेंटर्स चाहिए जो थे नहीं, प्लस ना आपके पास रोड्स अच्छे, ना आपके पास पावर अच्छे थे। तो प्रॉपर्ली ये स्कीम इंप्लीमेंट कैसे होगा? सो ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये इतना ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। And the fourth is lack of active participation of poor. Poor का इतना ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। अब क्यों नहीं था? फर्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस। उनको अवेयर ही नहीं था कि यार ये ऐसी कोई स्कीम भी है, तुम्हें भी आइडिया नहीं था, राइट? तो उनको कहां से आइडिया होगा? गवर्नमेंट के जो भी मीडियम थे वो थोड़ी पढ़ते थे। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन इसलिए नहीं था बिकॉज अवेयरनेस नहीं था, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से ये स्कीम जो है वो प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं हुआ, सॉरी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो दीज आर द 4 रीजंस। सबसे पहला क्या था? रिसोर्सेज पूरे नहीं थे। सेकंड, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुए थे क्योंकि जो लोग थे वो बराबर नहीं थे। थर्ड, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था। एंड फोर्थ जो था वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था। किसका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था? वो भी।